नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने इस वक्त मैं हूं सपना सिंह। मेरे साथ आप देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। लॉकडाउन के बाद आज पुणे में पहली एसटी बस चली। पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी एसटी आज से सुबह 7 बजे से परिचालन फिर से शुरू किया। पुणे में स्वारगेट, शिवाजी नगर और पुणे स्टेशनों से यात्रियों की संख्या के अनुसार यातायात चरणों में शुरू होगा। इससे पहले 3000 बसें शहर में रोजाना गुजरती थी, जिसमें से 70,000 यात्री आ जा रहे हैं। एक बस अब अधिकतम 22 यात्रियों को ले जाएगी। इस बीच प्रवासी कल्याणी तोते ने कहा, लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय आखिरकार आ ही गया। मैं अब जिले में अपने रिश्तेदारों की देखभाल करने में सक्षम होने के लिए खुश हूँ। जिले के भीतर एसटी यातायात पिछले एक पखवाड़े से शुरू किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य सरकार ने बुधवार को अंतर जिला एसटी बसों के परिवहन की अनुमति दी। नए जिला कलेक्टर का बयान, पुणे में हुए सुधार का श्रेय स्वास्थ्य मशीनरों को। कोविड-19 को हराने के लिए पुणे अच्छी तरह से सुसज्जित है। राजेश देशमुख, उन्होंने बुधवार को नए जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला और कहा कि वह महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूर्ववर्ती द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के साथ जारी रखेंगे। यह सच है कि पुणे में कोविड-19 मामलों की सबसे अधिक संख्या है, लेकिन यह भी सच है कि महामारी की शुरुआत के बाद से पुणे राज्य में प्रतिदिन उच्चतम परीक्षण कर रहा है और जितना अधिक आप परीक्षण करते हैं उतने अधिक मामले जिन्हें आप ढूंढते हैं। इसके अलावा रिकवरी की दर में पुणे में सबसे अधिक है। जुलाई में रिकवरी की दर लगभग 50% थी, अब यह 75% हो गई है और ये सुधार का श्रेय जिले के स्वास्थ्य मशीनरी को जाता है। यह बात उन्होंने अपने बयान में कही। देशमुख, उन्होंने हाल ही में प्रबंधक निदेशक के रूप में काम किया है। मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट ने कहा कि उन्होंने कई पहलुओं के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में काम किया, जिसमें महामारी के बाद से CSR के माध्यम से उपकरणों की जांच और प्राप्ति शामिल है। PCMC का आदेश, ना तो कोई जुलूस और ना ही होगा गणेश प्रतिमाओं का नदी में विसर्जन। आगामी गणेश उत्सव में बड़े पैमाने पर घूमने वाले कोविड-19 महामारी की छाया के साथ पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने बुधवार को गणेश स्थापना और विसर्जन जुलूसों पर रोक लगा दी है और स्थानीय निवासियों के अब से अपने घर में मूर्तियों को स्थापित करने का आग्रह किया है। कोरोना वायरस मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि वायरस फैल जाए तो हमें उत्सव से बचना चाहिए। नगर आयुक्त श्रवण हर्डीकर ने कहा कि शहर में कोई स्थापना या विसर्जन जुलूस नहीं होना चाहिए। लोगों को घर पर गणेश उत्सव मनाने के लिए कहा। PCMC प्रमुख ने कहा, लोगों को अपने घर पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। उनके घर के अंदर विसर्जन। PCMC विसर्जन के लिए नदी घाट क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं करेगा। PCMC के अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटिल ने कहा कि PCMC मंडलों को पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम स्थानीय निवासियों और मंडलों से घर पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने नदी के पानी के विपरीत स्वच्छ पानी वाले बैरल में गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी के पानी के विपरीत स्वच्छ पानी वाले बैरल में गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करना चाहिए। वे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मूर्ति 2 दिनों में भंग हो जाती है। ये बात उन्होंने अपने बयान में कही। 27% बच्चों के पास नहीं है स्मार्टफोन, कैसे हो ऑनलाइन पढ़ाई, जल्द स्कूल खोलना ही समाधान। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही जैसे देश में सारे काम अचानक रुक गए, वैसे ही देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के स्कूल कॉलेज जाने पर भी रोक लग गई। आज कोरोना लॉकडाउन में लगी बंदिशें तो खुल गई हैं, लेकिन स्कूल के खुलने पर रोक है। 4 महीने बाद भी स्थिति वैसी ही है और समस्याएं अनेक। ऐसे में स्कूली बच्चे की शिक्षा का एकमात्र रास्ता ऑनलाइन क्लास हो गया है। ऑनलाइन क्लास की कई तरह की दुश्वारियां हैं। ऑनलाइन क्लास लंबे वक्त तक का सहारा नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। NCERT के एक सर्वे में ऐसा कहा गया है। सर्वे के मुताबिक करीब 27% बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है।
जिन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं वो भी इस पढ़ाई से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। सर्वे में कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है। खासकर मैथ और साइंस में छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एनसीईआरटी के इस सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 1 छात्र ऑनलाइन क्लास की मुश्किलों को झेल रहा है। इन मुश्किलों के तमाम कारण हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीईआरटी ने जो सर्वे किया उसमें ज्यादातर छात्र शहरी क्षेत्रों से हैं। एनसीईआरटी ने केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों के 18,118 छात्रों को अपने सर्वे में शामिल किया। इसमें सीबीएसई स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों पर सर्वे किया गया। इस सर्वे को एनसीईआरटी ने बुधवार को शिक्षा मंत्रालय को सौंपा। इसके मुताबिक 33% छात्र ऑनलाइन क्लास में मुश्किल और ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रेलवे लेने जा रहा है एक बड़ा फैसला, 13 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। दरअसल भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को एक खास स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। रेलवे के बयान के मुताबिक रेलवे पहले ही अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा के जरिए चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस बयान में कहा गया, भारतीय रेलवे अब रेलवे कर्मियों के चिकित्सा उपचार के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसी के अनुरूप रेल कर्मियों के लिए समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी पहलुओं को परखने के लिए एक समिति गठित की गई है। इसका मकसद चिकित्सा आकस्मिक परिस्थितियों आदि के दौरान वित्तीय जोखिमों से उनमें बीमा कवर उपलब्ध कराना है। रेलवे के बयान के मुताबिक अपने सभी मंडलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों से इस प्रस्ताव पर उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी है। सुशांत केस में आमिर खान की चुप्पी पर कंगना ने उठाए सवाल, अनुष्का शर्मा पर भी किया कमेंट। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को सही माना है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने एक्टर के परिवार, समर्थकों और उन करोड़ों फैंस में खुशी की लहर दौड़ा दी है जो लंबे वक्त से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सुपरस्टार आमिर खान की खामोशी पर सवाल उठा दिए हैं। एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने कहा कि इंडस्ट्री में से किसी ने भी सीबीआई जांच के लिए आवाज नहीं उठाई है। उन्होंने आमिर खान का नाम लेते हुए कहा कि यहाँ तक कि आमिर खान ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला है, जो कि उनके साथ पीके में काम कर चुके हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि ये पूरी इंडस्ट्री किसी गैंग की तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां आमिर कुछ नहीं बोले, वहीं अनुष्का शर्मा भी पूरी तरह से खामोश है। उन्होंने आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी का भी उदाहरण दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि आपके ही इंडस्ट्री में काम करने वाले आपके कलीग की मौत हो जाती है और आपके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। लोग ले रहे हैं ई संजीवनी का लाभ, 10 दिन में आए रिकॉर्ड 2 लाख कॉल। हाल में जहां लोग अपने घर में रहने को ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे में लोग घर बैठे ही मेडिकल कंसल्टेंसी की सुविधा का खूब लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी के जरिए 2 लाख लोगों ने टेली कंसल्टेशन लिया है। वहीं यह उपलब्धता महज 10 में से ही हासिल की गई है। पीटीआई के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रिकॉर्ड 2 लाख लोगों ने ई संजीवनी के जरिए टेली कंसल्टेशन की सेवा ली है। यह उपलब्धि 9 अगस्त से अभी तक महज 10 दिन में हासिल की गई है। वहीं नवंबर 2019 से लेकर अब तक 23 राज्य, जिसमें 75% आबादी शामिल है, उन्होंने टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी को लागू किया। इसके अलावा दूसरे राज्य भी इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत की दिशा में ई संजीवनी को एक बड़ा कदम माना जा सकता है। ई संजीवनी की उपयोगिता लोगों के बीच बड़ी है। इसके जरिए मरीज का ध्यान रखने वाले, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों और कोरोना वायरस के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक लोगों को यह आसानी से मुहैया है। बता दें कि ई संजीवनी 2 तरीके की टेली मेडिसिन कंसल्टेंसी उपलब्ध करवाता है। इसमें एक कंसल्टेंसी डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर के साथ डॉक्टर की कंसल्टेंसी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के तहत लागू की जा रही है। इसके अलावा दूसरा मरीज के साथ डॉक्टर की कंसल्टेंसी उपलब्ध है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस साल अप्रैल के महीने में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की थी। इसमें टेली कंसल्टेंसी के जरिए मरीज डॉक्टर से जुड़ सकता है। कोविड-19 के लिए भारत के 14 टीके के उत्पादन की तैयारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में एक नया मोड़ आया है। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ने विश्व स्तरीय दवा उत्पादक जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा तैयार टीके के उत्पादन के लिए कमर कस ली है। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में बनने वाला यह चौथा टीका होगा। इससे पहले कोवैक्सीन, जाइडस सीवी और कोविशील्ड इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। चौथे टीकों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी इंडियन वैक्सीन एसोसिएशन और शीर्ष सरकारी अधिकारी के बीच बैठक के बाद सामने आई है। हैदराबाद के बायोलॉजिकल ने सरकार को जानकारी दी कि उसने जॉनसन एंड जॉनसन से उसके टीके के भारत में अघोषित मात्रा में उत्पादन के लिए करार किया है। यह टीका फिलहाल ट्रायल के तीसरे चरण से गुजर रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों की बायोटेक्नोलॉजिकल विभाग के तत्वाधान में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के साथ बैठक में टीके को साकार करने की प्रक्रिया को तेज करने और फंडिंग को लेकर बातचीत हुई। कुछ कंपनियां चाहती हैं कि टीकों को वायरस में भरकर तैयार करने का खर्च सरकार साझा करे ताकि तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक लोगों के हुए कोरोना टेस्ट। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसकी वजह है कि देश भर में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 लाख टेस्ट किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,652 मामले सामने आए हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर में गिरावट आई है। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि देश में रोजाना कोरोना टेस्टिंग एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिसमें सिर्फ 8% ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति के तहत काम करते हुए भारत रोजाना 10 लाख टेस्ट क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार है। देश में पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जो एक दिन में मरीजों को ठीक होने का रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 69,652 मामले सामने आए और 977 मौतें हुई। देश में अब कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 28,36,926 है, जिसमें 6,86,395 सक्रिय मामले हैं और 53,866 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना जांच के लिए क्या जरूरी है डॉक्टर का पर्चा? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को दूसरे राज्य में यात्रा करने के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनलॉक 3 लागू होने के बाद लोगों को अब दूसरे राज्यों में काम और बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। सरकार और ICMR को यह स्पष्ट करना होगा कि इस जांच के लिए डॉक्टरों की पर्ची अनिवार्य है या नहीं। कोर्ट ने यह आदेश उत्सव सिंधु व अन्य की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु तिवारी द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। उन्होंने पीठ को बताया कि कई राज्यों में जाने पर कोरोना की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलता है। ऐसे में यदि बगैर लक्षण के कोई व्यक्ति कोरोना की RT-PCR जांच करवाने जाता है तो डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं होता है। अधिवक्ता तिवारी ने न्यायालय से सरकार को बगैर लक्षण वाले लोगों को डॉक्टर की पर्ची के बगैर कोरोना के RT-PCR टेस्ट की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की है। इसके बाद पीठ ने कहा कि सरकार और ICMR के याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करने और 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल दर्ज करने को कहा है।